हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशिमा शर्मा और आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक खूबसूरत कोट के साथ। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। यानी कि जब शुरुआत कर की जाती है तो हर कोई क्या होते हैं, नौसिखिए होते हैं, लेकिन जैसे जैसे डे बाय डे वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं किसी भी स्किल पे या फिर अपनी लर्निंग में या किसी भी चीज़ में, तो डे बाय डे वो क्या होते रहते हैं, इम्प्रूव होते रहते हैं। अब आप एक्सपर्ट बनेंगे या नहीं ये डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी पे। अगर आप कंटिन्यू हैं और किसी स्किल को आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है तो यू कैन बी द वन जो कि स्टैंडर्ड सेट करेगा फॉर अदर्स। और अगर आप उस चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी ले लेगा कोई दूसरा जो कि इसी एक्टिविटी या स्किल को कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, या फिर शायद जिसने आपके बाद भी स्टार्ट किया हो सकता है। बैंकिंग इन इंडिया सीरीज़ कंटिन्यूड है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एनपीए को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई जो एक्ट है वो कब आया था, 1934 में। और 1935 में क्या हुआ, आरबीआई जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सेटअप हुआ, राइट। 1949 में क्या किया गया, आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी कब आया था, 1949 में। तो दीज वर 3 इंपॉर्टेंट डेट्स अबाउट आरबीआई। आगे बढ़ते हैं। फिर आरबीआई के अंदर हमने पढ़ा था कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंक्स, वन इज़ शेड्यूल्ड बैंक्स एंड द अदर इज़ नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंक्स में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं, लाइक कमर्शियल बैंक्स भी और कोऑपरेटिव बैंक्स भी। लेकिन शेड्यूल्ड बैंक्स होते क्या हैं, तो आरबीआई के शेड्यूल 2 में जो भी बैंक्स लिस्टेड है उन्हें हम कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन से हैं, जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में लिस्टेड नहीं है। कमर्शियल बैंक्स के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट्स। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया और उसके अंदर इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैंक का नाम देके एक तरह से एक नेशनलाइज बैंक के तौर पे उभारा गया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि 1969 में किस तरह से बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और 14 बैंक्स क्या हो गए, नेशनलाइज हो गए। उसके बाद फिर 1980 में 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की रीजनल रूरल बैंक्स में। ग्रामीण विकास के लिए जो बैंक्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है रीजनल रूरल बैंक्स, राइट। फिर हमने बात की थी फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स शायद ये स्किप हो गया था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है कि ऐसे बैंक्स जिनका जो हेडक्वार्टर है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो फॉरेन बेस्ड बैंक्स हैं लेकिन उनकी ब्रांचेस इंडिया में भी है, तो वो इंडिया के लिए क्या होंगे, फॉरेन बैंक्स होंगे। प्राइवेट बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनमें मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होते हैं, वो कौन होल्ड करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होल्ड करते हैं। और नेशनलाइज बैंक्स कौन से होते हैं, जिनमें मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। नेशनलाइज बैंक को ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी कहा जाता है। फिर हम लोगों ने बात की कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। तो इसमें भी हमने 3 टायर कोऑपरेटिव बैंक्स की बात की, रूरल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात की। शहरों में जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उन्हें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कहा जाता है, जबकि गांव के जो बैंक्स होते हैं वो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। तो ये था एक ज़रा सा रिकैप, हम लोगों ने पिछली चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज कर ली। आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी और आपको ये अच्छे से समझ भी आई होंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, अब देखिए एक सर्कस होता है, ठीक है। उसमें एक जमूरा होता है और एक मदारी होता है, ठीक है। तो जब तक जमूरा मदारी के लिए परफॉर्म कर रहा है, नाच रहा है, तब तक उनको क्या करेगी, पब्लिक उनको पैसा फेंकेगी, राइट। तो वो क्या है कि मतलब जब तक जमूरा परफॉर्म करेगा ना, तो उस परफॉर्मेंस के लिए क्या आपको आता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा। तो जमूरा आपके लिए क्या है, परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक है। लेकिन एक दिन अगर उस जमूरे की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो मदारी किसको नचाएगा, कौन परफॉर्म करेगा उसके लिए, राइट। तो क्या होगा कि उसके लिए पैसे आने भी बंद हो जाएंगे। तो अब आपके जो वो जमूरा है, ठीक है, वो मदारी के लिए क्या बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। तो चलिए ये था एक मेटाफॉर जिसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट को। अब हम जानते हैं कि बैंकिंग के 2 ही फंक्शंस हैं, एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सॉरी 2 ही फंक्शन नहीं है, बट दीज 2 आर द मेन फंक्शंस ऑफ बैंक्स, ठीक है। एक तो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा है आपका लेंडिंग
मनी। तो जब भी बैंक क्या करता है, मनी लेंड करता है बोरोवर को, ठीक है, तो उसे क्या होता है कि उसे उस लेंडेड मनी से पैसा आना होता है। अब अगर हम किसी को उधार देते हैं, ठीक है, तो एक तो सामने वाला क्या करता रहेगा, आपको इंटरेस्ट पे करता रहेगा उस मनी पे, और एक मेच्योरिटी पीरियड आने के बाद आपका जो पैसा है वो भी वापस कर देगा, ठीक है। तो एक तरह से आपके पास क्या हो गया, जो पैसा आपने उधार दिया है वो आपके लिए एसेट बन गया, क्योंकि वहाँ से आपको क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, राइट। तो लेकिन जो बोरोवर है उसे क्या करना पड़ता है, उसके लिए हो गई लाइबिलिटी क्रिएट। लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, पैसे वापस लौटाने की। तो अभी क्या होगा, अगर बोरोवर ने मनी लिया है तो एक तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और एक मेच्योरिटी डेट पे उसे प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटेन करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसे बैंक का पैसा वापस लौटाना है, ठीक है। तो बोरोवर के लिए क्या हो गया कि जो मनी है वो आपका हो गया, उनका हो गया लाइबिलिटी। लेकिन बैंक्स के लिए जो मनी उन्होंने लेंड किया है वो क्या हो गया, आपका एसेट हो गया, राइट। तो यहाँ पे ये कोई माल्या टाइप दिखने वाले इंसान हैं, ठीक है, बोरोवर है, जिन्होंने क्या किया है, मनी बोरो किया है। अब इसमें कहा है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर से भी हो सकते हैं, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर से भी होते हैं। अब प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन से होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन अभी आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि बैंकिंग और बोरोवर्स के बीच में ये जो एनपीएज हैं ये किस तरह से क्रिएट होते हैं। तो ये हमारे बैंक हैं जो मनी लेंड करते हैं, इनको हम कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। और फिर आपका जो एसेट फॉर बैंक्स क्या होता है, ये पैसा जो मनी लेंड किया गया है, और यही मनी बोरोवर के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, क्योंकि कल दिन को उसको ये पैसा वापस करना पड़ेगा। अब आपकी एनपीए की सिचुएशन कैसे आती है, तो क्या होता है कि अगर 90 दिनों तक, ठीक है, सपोज करें कि आपको क्या होता है, जब हम लोन लेते हैं ना तो हमें उसकी इंस्टॉलमेंट्स चुकानी होती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है। तो ये एक 90 दिनों का एक ऐसा पीरियड है ना कि अगर तो 90 दिनों तक तो बैंक्स वाले आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर 90 दिनों के बाद आप अपनी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं चुकाते हैं या इंटरेस्ट का पैसा नहीं चुकाते हैं, तो आपके जो एसेट, क्योंकि बैंक क्या ट्रीट करता है, जो मनी उन्होंने लेंड किया है ना उसको एसेट की तरह ट्रीट करता है, तो अब उस एसेट से पैसा आना कम हो गया है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि ये जो माल्या जी है इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स रीपे करना भी बंद कर दिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना भी बंद कर दिया है। तो अब ये एसेट, जहाँ से पहले बैंक वालों को पैसा आ रहा था, इंटरेस्ट का पैसा, इंस्टॉलमेंट का पैसा, वो आना बंद हो गया है। मतलब कि इस एसेट नाम, मतलब कि जिस सपोज करिए 9000 करोड़ का ये आपका लोन दिया था माल्या को बैंक्स ने, ठीक है। तो क्या हुआ, जो ये 9000 करोड़ है ये बैंक्स के लिए है एसेट, और इस 9000 करोड़ की इंस्टॉलमेंट्स वापस आना और इसके ऊपर इंटरेस्ट वापस आना अब हो चुका है बंद। और इस वाक्य को क्या हो गए, 90 दिन हो गए, ठीक है। 90 दिनों तक तो बैंक्स को लगता रहा कि चलो ठीक है, आ जाएंगे पैसे, आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार होता है कि डिले हो जाते पेमेंट्स, लेकिन 90 दिनों तक जब उन्होंने पैसे वापस नहीं लौटाए तो बैंक्स ने क्या कहा कि भाई अब इस एसेट ने हमारे लिए क्या है, परफॉर्म करना बंद कर दिया है, ठीक है। जैसे कि सपोज करें अगर क्या हो जाता है, जमूरा बीमार हो जाता है तो हम उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं बोल सकते ना, अगर वो 2 या 4 दिन के लिए परफॉर्म करना बंद कर दे, ठीक है। लेकिन अगर उसकी डेथ ही हो जाती है तो फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। उसी तरह से हमारा बैंक्स में है। तो पहले शुरुआत के 90 दिनों तक तो क्या हुआ कि चलो ठीक है, शायद पैसे दे देंगे, किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से डिले हो गया होगा, ये सोचकर उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन 90 दिनों के बाद क्या हो गया कि अब बैंक्स को लगने लग गया कि भाई अब पैसा नहीं आता वापस, ठीक है, या फिर डाउट होने लग गया उनको माल्या पे कि भाई अब तो ये भागने वाला है। तो अभी क्या हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में इन एसेट्स को हम क्या बोल देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, कि आपका जो एसेट है वो अब परफॉर्म करना बंद कर दिया है, तो इसे एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या कर दिया जाए, क्लासीफाई कर दिया जाए। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एनपीएस में ऐसा नहीं होता है कि 90 दिन हो गए उसके बाद सारे के सारा हम अपने आप का लॉस कंसिडर कर दें, क्योंकि होता है ना, मान लीजिए आपने अपने दोस्त को पैसे दिए, ठीक है, और आपने कहा है कि चलो ठीक है 1 हफ्ते बाद लौटा देना। तो 1 हफ्ते बाद अगर सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 1 वीक का वेट करोगे कि चलो ठीक है 1 हफ्ते की मोहलत उसने मांगी थी तो 1 हफ्ते में शायद पैसे दे देगा, तो तब तक आप उसे छेड़ोगे नहीं। लेकिन फिर 1 हफ्ता जब हो गया तो ऐसे तो नहीं है ना कि अब उसने पैसे नहीं देगा, उसको लॉस कंसिडर करके हम बस बैठ जाए, नहीं, आप उसके पास जाओगे, आप उसको रिमाइंडर करो, दिलाओगे कि भाई तुझे मुझे पैसे देने हैं,
ठीक है, फिर 5 दिन बाद आप और तंग करोगे, 10 दिन बाद आप और बोलोगे, ठीक है, फिर जब वो मानेगा ही नहीं तो क्या करोगे, अपने दोस्तों को ले जाके उससे फिर वसूली करोगे, ठीक ठाक, राइट। तो वैसा ही कुछ बैंक्स में भी होता है। बैंक्स में भी क्या होता है, जब तक क्या है इंस्टॉलमेंट्स वापस आ रही है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, तब तक हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो एसेट्स है दीज आर स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड एसेट्स। लेकिन फिर क्या होता है कि एक दिन 90 दिनों का जो टाइम पीरियड है वो पास ऑन हो जाता है, मतलब वो निकल जाता है और आपका जो बोरोवर है वो ना तो इंस्टॉलमेंट रीपे करता है और ना ही इंटरेस्ट पे करता है। तब क्या होता है, हमारे एसेट की वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो आपके लिए परफॉर्म नहीं कर रहा, अब आपको वो कमाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो उस स्टैंडर्ड एसेट की जब वैल्यू कम होने लगती है तो सबसे पहले हम उसे डालते हैं सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, मतलब कि उस एसेट की अभी कम वैल्यू डिक्रीज हुई है, क्योंकि हो सकता है अभी आपको होप है कि मैं थोड़ी बहुत धमकियां दूंगा तो पैसे वापस आ जाएंगे। यानी कि अगर कोई भी एनपीए, ठीक है, 12 महीनों तक या 12 महीनों से कम टाइम पीरियड तक बैड रहता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जब आप उसको धमकाते हो तो पैसे वापस आ जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि देवर जस्ट सब स्टैंडर्ड एसेट, की उन एसेट्स की वैल्यू गिर गए थे, ठीक है। लेकिन आपका क्या है कि अगर 12 महीनों के बाद भी आपको पैसे वापस नहीं आते हैं तो आप क्या बोलोगे, आप उनको बोल दोगे डाउटफुल एसेट, की अब तो भाई डाउट होने लग गया है कि इतनी धमकियों के बाद भी नहीं दे रहा, तो शायद उसकी नीयत खराब होने वाली है, ये कोई जेन्युइन रीजन नहीं था पैसे ना वापस देने का, राइट। तो अब आपको क्या होने लग गया, डाउट होने लग गया उस एसेट पे। तो अगर हमारा जो एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग रहता है फॉर मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है, तो क्या होता है, तो हम उसको बोल देते हैं डाउटफुल एसेट। और अगर एक बार क्या होता है कि आपका बस लॉस आइडेंटिफाई हो गया कि भाई अब नहीं ये देता, इसका तो दिवाला निकल चुका है, अब वहाँ से कोई उम्मीद नहीं है पैसे आने की, और जो सिक्योरिटी का वैल्यू है वो भी क्या होता है 10% से फॉल कर जाता है, ठीक है। डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो आपका सिक्योरिटी का वैल्यू होता है डाउटफुल एसेट्स में वो डिक्रीज नहीं होता, ठीक है, वो डिक्रीज नहीं होता, जबकि जो आपका लॉस एसेट है इसमें सिक्योरिटी का भी जो वैल्यू है वो क्या है, डिक्रीज होना शुरू कर देता है, कितने से, 10% की वैल्यू से, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एसेट्स को क्लासिफाई करते हैं कि कौन से हमारे एनपीएज में भी अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, अलग अलग कैटेगरीज है, तो कौन सी कैटेगरीज में एक पर्टिकुलर एसेट आपको रखना है वो इस बात पे डिपेंड करेगा। जैसे कि जो लोन माल्या को दिया गया था, ठीक है, वो आपका कहाँ आएगा, लॉस एसेट्स में, वहाँ पे लॉस आइडेंटिफाई हो चुका है कि अब इस बंदे से पैसे वापस नहीं मिलेंगे, और जो सिक्योरिटी का वैल्यू था वो भी क्या हो गया, 10% से ज़्यादा रेट पे गिरने लग गया है, राइट। ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एनपीए। अब आगे हम बात करते हैं एनपीए के ट्रेंड के बारे में। तो अगर 2014 से लेके 2019 तक हम एनपीए का ट्रेंड चेक करें तो ये आपका कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई डिक्रीज़ नहीं आया है, राइट। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग सेक्टर्स में कंटिन्यूसली रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, छोटे बैंक्स को बड़े बैंक्स के साथ मर्ज किया जा रहा है, और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स के साथ आरबीआई आ रहा है ताकि इन एनपीएस को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, राइट। अब कॉजेज़ क्या हैं इन एनपीएस के, राइट, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेज़। सबसे पहले तो लैक ऑफ प्रॉपर प्री इंक्वायरी बाय द बैंक फॉर सैंक्शनिंग अ लोन टू अ कंज्यूमर। किसी भी कस्टमर को लोन देने से पहले जब अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं की जाती है तो एनपीए का सिचुएशन अराइज होता है। देखिए, जब बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, जब ये लोग अपनी कंपनी के लिए फंड मांगने जाते हैं ना, या फिर आप लोन मांगने जाते हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, अच्छी दिखाई जाती है, या कुछ भी किया जाता है, राइट। तो उसके बाद क्या होता है कि बैंक्स थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि ठीक है अब इतनी ज़्यादा जांच पड़ताल करने की शायद ज़रूरत नहीं है और इन्हें लोन दे दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बैंक्स की लापरवाही की वजह से एनपीए के जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ये जो डिफ़ॉल्ट्स होते हैं ये नामी कंपनीज़ के द्वारा ज़्यादा किए जाते हैं। इंडिविजुअल्स के जो, जब इंडिविजुअल्स लोन जब बैड हो जाते हैं तो वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते, लेकिन जो ये कॉरपोरेट्स लोन होते हैं जब ये इनमें फेलियर्स आ जाता है, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम उठाई जाती है लोन के तौर पे बैंक से इन
बिजनेसमैन के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह के लोन जब बैड हो जाते हैं तो इट रियली हैम्पर द पोजीशन ऑफ बैंकिंग, राइट। फिर हम बात करते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग ऑफ द बिजनेस और द पर्पस फॉर विच द कस्टमर हैज़ टेकन द लोन, ठीक है। मान लीजिए किसी बिजनेसमैन ने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसा उठाया है और वो प्रोजेक्ट आगे जाके फेल हो जाता है, वहाँ से रिटर्न्स अच्छे नहीं आते हैं या फिर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है बिजनेस के लिए, राइट। तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है, एनपीए बढ़ जाता है। एक होता है विलफुल डिफ़ॉल्टर, जो क्या होता है, जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करते हैं। जैसे कि आपने नीरव मोदी का केस सुना होगा, तो उसमें क्या हुआ था कि बैंकिंग के जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग उनके साथ मिलकर, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक फ्रॉड को अंजाम दिया था, राइट। तो इस तरह के जो सिचुएशन होते हैं उसे विलफुल डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। लोन सैंक्शनड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, देखिए जो किसानों को लोन दिया जाता है, क्योंकि फसल क्या है, फसल पूरी तरह से डिपेंड करती है कि बारिश कैसी होगी या कोई बीमारी नहीं लगेगी, राइट, इन सब चीज़ों पे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर इनकम को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फार्मर्स लोग लोन उठाते हैं बैंक से, लेकिन फिर फसल के बर्बाद होने के कारण वो अमाउंट को रीपे नहीं कर पाते हैं, राइट। तो उसे भी क्या कॉज करता है, वो भी एनपीए को कॉज करता है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी लीड्स टू एनपीए, तो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आने की वजह से भी एनपीएज आपके इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ये जो आपके एनपीएज का एक मेन कारण है, वो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि आपके क्या है, जो बैंक्स हैं वो लोग मिल जाते हैं ऐसे नीरव मोदी माल्या जैसे लोगों के साथ, और क्या होता है, फ्रॉड हो जाता है एक, जिसकी वजह से क्या होता है, एनपीए इंक्रीज हो जाते हैं बैंक से। अब देखिए जो आपके नेशनलाइज बैंक होते हैं ना, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले उनका थोड़ा सा क्या होता है, मतलब सैलरी भी उनको कम मिलती है, ठीक है। और भी बहुत सारे मतलब इंसेंटिव्स पर्क्स वगैरह भी शायद इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते, ठीक है, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, लेकिन लालच पूरा पूरा होता है, ठीक है। तो उनको भी क्या है, उनको भी आगे तो बढ़ना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि भई ऐसे-ऐसे लोगों के साथ मिलके फ्रॉड को अंजाम दे देते हैं, ठीक है, और फ्रॉड सामने आए उससे पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि फ्रॉडुलेंट्स जो होते हैं वो हो जाते हैं, और इसका जो अब क्योंकि पैसा, अब नीरव मोदी अगर पैसा लेके भागा तो किसका पैसा लेके भागा, पब्लिक का पैसा जो कि बैंक्स में डिपॉजिटेड था, राइट। अब उसमें एम्प्लॉयज़ वगैरह इनका क्या जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, और इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसकी भी क्या हो जाती है, पोजीशन वीक हो जाती है, राइट। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद तो फिर बैंक्स बोलते हैं कि भाई तुम लोग हमें लोन दे दो, ठीक है, लौटाओ मत, लेकिन कम से कम हमें लोन ही दे दो, ताकि हम लोग क्या कर सके, इन सिचुएशन से वापस उभर सके। तो ऐसी हालत हो गई है आजकल हमारे बैंकिंग सिस्टम की, राइट। फिर हम बात करते हैं ट्विन बैलेंस शीट के बारे में। देखिए ऐसा नहीं है कि एनपीए यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एनपीए पर अभी एक लेक्चर और होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि हम वीडियो को एंड करने से पहले क्लियर करेंगे, दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ट्विन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने वाली एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी कितना पैसा उठाई है रन करने के लिए, कितना उसने लोन लिया है, या कितनी उसकी प्रॉपर्टी है अपने पास, वो सारा का सारा रिकॉर्ड उसमें रहता है। तो कोई भी कंपनी कितनी साउंड है या अनसाउंड है, वो हमें कहाँ से पता चलता है, वो हमें उसकी बैलेंस शीट देख के पता चलता है। तो ये जो बैलेंस शीट होती है, ये बैंक्स के द्वारा भी बनाई जाती है और कॉर्पोरेट्स यानी कि कंपनीज़ के द्वारा भी बनाई जाती है। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होता है, जब बैंक की भी बैलेंस शीट बदसूरत हो जाए और वही हाल क्या हो, कॉर्पोरेट्स का। तो अब बात करते हैं कि ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, ये किस तरह से अराइज होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक के ऑब्जेक्टिव की। बैंक क्या करता है, बैंक कॉर्पोरेट्स को लोन देता है इंटरेस्ट पे, ठीक है, यानी कि एक अमाउंट दिया जाएगा कॉर्पोरेट्स को, और उन्हें कहा जाएगा कि इस पे उन्हें इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक रेगुलर टाइम पीरियड पे इंटरेस्ट भी देना होगा। और वहीं अगर हम बात करें
कॉरपोरेट्स की। तो ये क्या करते हैं, लोन लेकर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स खड़े कर देते हैं और सोचते हैं कि जब इन प्रोजेक्ट से पैसा वापस आएगा, तो हम क्या करेंगे, बैंक वालों का लोन चुका देंगे। लेकिन फिर इश्यू क्या हो जाता है? तो सबसे पहले क्या होता है, इफ प्रोजेक्ट फेस पेमेंट इश्यू, ठीक है? तो आपका क्या होता है, लोन की जो रीपेमेंट है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। मान लीजिए कि आपने जिस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया है, ठीक है? तो आपको तो लगा था कि मार्केट में पोटेंशियल होगा इस प्रोजेक्ट का और अच्छे खासे पैसे आ जाएँगे, ठीक है? लेकिन मान लीजिए कि वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, ठीक है? वो प्रोजेक्ट आपको उतना पैसा कमा के नहीं देता है जितना कि आपने सोचा था और ऊपर से उस प्रोजेक्ट के लिए आपने लोन भी ले रखा है, ठीक है? तो अब क्या हो गया, लोन का अमाउंट ज़्यादा हो गया लेकिन उस हिसाब से रिटर्न आ नहीं रहे। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि कॉर्पोरेट्स को क्या हो जाएगा, बैंक की रीपेमेंट करने में, मतलब बैंक से जो लोन उठाया था, उसकी रीपेमेंट करने में डिफ़िकल्टी आएगी और फिर उसके बाद बैंक क्या करेगा, क्योंकि उसके रिटर्न्स अब कम हो गए हैं, ठीक है? रिटर्न्स कम हो गए हैं तो यानी कि लॉस हो गया है। तो अब उस लॉस को कवर कैसे करा जाएगा? इंटरेस्ट रेट्स को हाई करके, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है कि जो आपके इंटरेस्ट रेट है, जो आप इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो। तो होता ही है ना, अगर मुझे आज ₹10 का नुकसान हो गया है और कल मुझे वही ₹10 कवर करने हैं, तो कल मैं क्या करूँगी? वही 10 की चीज़ 20 में बेचूँगी, तभी जाके मेरा जो नुकसान है वो कवर होगा ना, राइट? तो उसी तरह से बैंक्स क्या कर देता है, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, ठीक है? तो अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो कॉर्पोरेट्स को क्या होगी, और दिक्कत हो गई, ठीक है? एक तो वैसे ही प्रोजेक्ट फेल हो रहा था, ठीक है? वहाँ से पहले ही पैसा नहीं आ रहा था। मैं जो ओरिजिनली वो जो लोन लिए हुए था वो तो उससे रिटर्न किया नहीं जा रहा था। अब जो हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ डेट है वो कैसे पे करेगा? यानी कि पेमेंट का जो इश्यू है वो और ज़्यादा सीवियर हो गया, ठीक है? तो अब क्योंकि इसका प्रोजेक्ट कुछ दे नहीं रहा तो इसके पास तो है नहीं पैसे देने को, चाहे बैंक्स कितने ज़्यादा रेट्स हाई कर दे, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बैंक्स के जो एसेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एनपीए की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एसेट्स ने उनके लिए परफॉर्म करना बंद कर दिया। तो मनी का जो जनरेशन है, क्रेडिट क्रिएशन है, वो रुक गया। इसकी तो बैलेंस शीट खराब हुई बैंक की भी साथ साथ में बैलेंस शीट क्या हो गई, खराब हो गई। तो दिस इज कॉल्ड ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। जब क्या होता है, बैंक और कॉर्पोरेट्स दोनों की ही बैलेंस शीट क्या हो जाती है, डीग्रेड हो जाती है। तो अब हम इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। बस थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आपके जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, इट रेफर्स टू द स्ट्रेस ऑन बैलेंस शीट ऑफ बैंक्स ड्यू टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और द बैड लोन्स ऑन वन हैंड एंड हेविली इंडेप्टेड कॉर्पोरेट्स ऑन द अदर, ठीक है? तो क्या होता है, जब बैंक्स के जो एसेट्स हैं वो एनपीए की कैटेगरी में जाने लग जाए और आपके जो कॉर्पोरेट्स हैं वो क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा कर्ज के नीचे, कर्ज के बोझ तले दब जाएं, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ठीक है? तो इसमें क्या हो गया है, ओवर लिवरेज्ड कंपनीज, ठीक है? यानी कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा क्या ले रखा है, आपका लोन ले रखा है, लेकिन अब उसको वापस रीपे करने के लिए पैसे नहीं हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है कि मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी जहाँ पे भी जिस प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया था, ठीक है? तो अगर इट इज़ लेस देन 1 तो इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी कवर नहीं हो रहा है, राइट? तो वहीं अगर हम बात करें बैड लोन की, ठीक है? तो बैंक्स में क्या है, बैंक्स के आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ द बैंक्स, दे आर ऑलमोस्ट 9% ऑफ द टोटल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, राइट? और अगर हम सिर्फ पब्लिक और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो इट इज़ 12.1%, राइट? ये वाले आंकड़े थोड़े से पुराने हैं, लेकिन 2017 के ये आंकड़े हैं, लेकिन बीते वर्षों में भी इनमें कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। बल्कि अगर हम बात करें अभी 2020 की, तो आरबीआई ने क्या प्रिडिक्ट किया है, ये देखिए, ये सिर्फ एक आपकी वो है, प्रिडिक्शन है, ये असली आंकड़े अभी नहीं आए हैं, ठीक है? तो आरबीआई ने प्रिडिक्ट किया है कि हो सकता है सितंबर 2020 तक जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीएज हैं वो 13.2% तक राइज कर जाए। और वहीं अगर हम बात करें एग्रीगेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो की, तो वो क्या हो सकते हैं, 9.9% तक इंक्रीज कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो इट वॉज 9.3% लास्ट ईयर, राइट? दिस इज इट अबाउट ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एनपीए के बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आरबीआई ने अलग अलग कदम उठाए एनपीए से डील करने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि फीडबैक इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी अप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करती है और बेहतर काम करने के लिए। थैंक यू सो
मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये पसंद आया है लेक्चर तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।